students को मेरा नमस्कार। I am Nimesh Dabral, welcome you all to ASAP classes and I hope you are all doing great। तो आज हम करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं, मतलब कि अभी शुरू ही किया था रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमने। तो आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, बट उससे पहले मैं 2-3 थ्योरम्स आपको बताना चाहूँगा इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ये मतलब जैसे अब आजकल क्या हो रहा है कि वो एग्जाम में एमसीक्यूज वगैरह आने लगे हैं, ठीक है। तो जो एमसीक्यूज वगैरह में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके कि जैसे एक थ्योरम में यहाँ पे लिखता हूँ, द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस relations on a set A is also an equivalence relation on set A। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर हम दो इक्विवेलेंस रिलेशन लें सेट ए के ऊपर, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट्स थे, उनके बीच में दो रिलेशंस बनाए जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब क्या किया, इन दोनों रिलेशंस का जब हमने इंटरसेक्शन किया तो क्या होगा, जो भी कॉमन एलिमेंट्स आएगा वो सारे इसके अंदर आएंगे। तो क्या होता है, जो ये इंटरसेक्शन आता है ना आपका R1 इंटरसेक्शन R2, वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है सेट ए पर, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि let there be two relations R1 and R2 on a set A which are equivalence relation, ठीक है। उसके बाद बोलेगा if is the intersection of R1 and R2 equivalence relation of set A, मतलब ये ऐसा तो नहीं बोलेगा, MCQs में आएगा तो वो बोलेगा कि R1 intersection R2 is a फर्स्ट ऑप्शन दे देगा इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, फिर सेकंड ऑप्शन दे देगा कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे देगा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, और ऐसे करके फोर्थ ऑप्शन भी दे देगा। अब आपको अगर ये थ्योरम नहीं पता होगा और आपको ये करना नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। इसीलिए इस थ्योरम को याद कर लेना कि जब भी क्या होगा, इंटरसेक्शन करेंगे दो इक्विवेलेंस रिलेशंस का ऑन सेट ए। देखो क्या है, सेम सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कि सेट ए के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया, सेट बी के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया, उन दोनों को इंटरसेक्शन कर दिया तो नेक्स्ट मतलब ये सेट क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन ही आएगा। ऐसा नहीं होता, जो दोनों रिलेशन होने चाहिए, ये भी ए पर होना चाहिए, ये भी ए पर होना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। किस पर, सेट ए के ऊपर ही, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है, ठीक है। तो इस पे आप कर लेना, इसको लिख लेना अपने उसमें, थोड़ा पढ़ भी लेना, और अगर आप प्रूफ कर सकते हो तो प्रूफ कर लेना। मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ क्योंकि क्लास 12 में प्रूफ करने की अभी खास जरूरत है नहीं इसको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये होता है कि द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस relations on a set A may or may not be an equivalence relation ऑन सेट ए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए मे और मे नॉट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। इसका मतलब है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए अगर इनका यूनियन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन आए ही आए, जो उनका यूनियन आया है उसका जरूरी नहीं होता है। हो सकता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए और हो सकता है वो ना हो, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज इक्वल रहती है इसमें। तो आपको कभी ऐसा नहीं लिख देना है कि जो यूनियन होगा वो भी हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ही होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा।
तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज में नहीं जा सकते आप, बीच में रहना पड़ेगा कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। वो आपको एग्जाम्पल दिया होगा, जो मतलब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल दे रखा है और उस पर आपने इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन किया और वहां पे वो इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया तो लिख देना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, और नहीं आता है तो लिख देना नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है, इफ R is an equivalence relation on set A, then R inverse is also an equivalence relation on set A, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि if R is an equivalence relation on set A, then R inverse is also an equivalence relation on set A। तो इसका मतलब क्या है कि अगर R कोई आपने रिलेशन बनाया तो R इनवर्स कैसा होगा, जैसे अगर आपने R के अंदर A, B एलिमेंट्स टाइप के डाल रखे हैं ना, तो R इनवर्स में B, A टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, बस इतना फर्क पड़ जाता है और बाकी कुछ नहीं होता, वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन ही आता है अंडर सेट ए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको भी आप लिख लेना अपने उसमें, और यहाँ से आपके जो थ्योरम्स हैं वो खत्म होते हैं। ये 3 थ्योरम थे जो मैं बताना चाहता था आपको, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स में एमसीक्यू वगैरह भी आने लग गए हैं तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। पहले हमारे टाइम पे सिंपल क्वेश्चंस वगैरह आते थे सॉल्व करने वाले, तो हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अब जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, अब आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा सा चैप्टर्स वगैरह को रीड करो और उनके बारे में ज्यादा सोचो, तभी ये ऐसे क्वेश्चंस के आप आंसर कर पाओगे। चलिए अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 में। मैंने इसके फर्स्ट क्वेश्चन का एक तो फर्स्ट पार्ट करा दिया था और थर्ड पार्ट करा दिया था। सेकंड पार्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है वो वाला। मैं सीधा फोर्थ पार्ट पे आता हूँ। फोर्थ क्या कह रहा है, सेट Z दे रखा है उसने, ठीक है, जिसपे हमें रिलेशन बनाना है, और रिलेशन क्या है, R इज इक्वल्स टू x, y सच दैट x माइनस y इज एन इंटीजर। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही होने वाला है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं अभी। चलिए शुरू करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं पहले तो। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी क्या कहता है आपको पता होगा। रिफ्लेक्सिविटी कहता है कि हर एक एलिमेंट खुद से ही क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। तो वही सेम चीज यहां पे हम करेंगे। तो खुद से रिलेटेड आता है, लेट A बिलोंग्स टू R, नहीं, A बिलोंग्स टू Z, देन A माइनस A किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, बट 0 इज एन इंटीजर, है कि नहीं है। डेफिनेशन कहती है ए तो ए 0 तो हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है ना। 1 से लेकर आगे तक, -1 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक, और यहाँ बीच में 0 भी आपका क्या होता है, इंटीजर्स के अंदर ही आता है। तो हमें यहाँ से बोल जाएगा, दिस इंप्लाइज a माइनस a इज एन इंटीजर। So this implies a belongs to R for every a belongs to Z। ठीक है, ये जैसे ही हुआ आप लिख देंगे यहाँ पे, therefore R is reflexive। ठीक है, रिलेशन R हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्री। चलिए फिर सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि अगर a, b R को बिलोंग करता है तो b, a भी R को बिलोंग करना चाहिए। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट, मान लेंगे कि a, b R को बिलोंग करता है। ठीक है, अब ये जैसी माना फॉर एवरी, यहां पे लिख देते हैं फॉर एवरी a, b बिलोंग्स टू Z।
जैसे ये हुआ हम इसे बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज a माइनस बी बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये क्या हुआ, इसका मतलब कि जो a माइनस बी है वो भी क्या है, इंटीजर है। पर आपको पता है यहां पे क्या करें, अगर हम बट नेगेटिव ऑफ a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, है कि नहीं है, कि जो नेगेटिव ऑफ ए माइनस बी होता है वो भी तो इंटीजर होता है। जैसे मान लीजिए 2 माइनस थ्री, सॉरी 3 माइनस टू कर लेते हैं अभी, 3 माइनस टू, 1 आता है, 1 एक इंटीजर है, बट 2 माइनस थ्री माइनस 1 आता है, वो भी तो एक इंटीजर होता है। तो ये तो यूनिवर्सली ट्रू होगा। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज बी माइनस ए, अब जैसे ये नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएंगे तो इज ऑल्सो एन इंटीजर। जैसे ये लिखा हम बोल देंगे दिस इंप्लाइज b कॉमा a also belongs to R for every a कॉमा b belongs to Z। जैसे ये लिखा तो आप यहां पे लिख देना कि therefore R is symmetric। चलिए फिर ये भी हो गया, आगे देखते हैं। अब चलिए ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, यहीं पे लिख देता हूं ट्रांजिटिविटी। चलो फिर अब देखिए, ट्रांजिटिविटी को प्रूव करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ट्रांजिटिविटी बोलता क्या है। ट्रांजिटिविटी दोबारा बताया तो क्या बोलता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और b कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है, तो जो a कॉमा सी होता है, मतलब कि पहले वाले रिलेशन का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले एलिमेंट का लास्ट वाला एलिमेंट, दोनों क्या होने चाहिए, आपस में रिलेटेड। जैसे मैंने बताया था मेरे भाई का नाम है रजत, तो हम दोनों भाई हैं, उसका कोई एक भाई है एन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली हम ए और एन भी क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे। तो ये होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे हम बोलेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, हमने बोल दिया कि कोई भी तीन ए बी सी है बिलोंग्स टू जेड, उनके लिए ए कॉमा बी और बी कॉमा सी आर को बिलोंग करता है। तो इससे हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, और यहां पे मिलेगा b माइनस सी बिलोंग्स टू z, बट a माइनस बी प्लस b माइनस सी विल ऑल्सो बिलोंग टू z। यहां से हमें ये पता चल जाता है कि इन दोनों का सम भी तो क्या करेगा, z को बिलोंग करेगा। तो दिस इंप्लाइज यहां पे जब हम खोलेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो a माइनस सी विल बिलोंग टू z। जैसे ही हुआ दिस इंप्लाइज a कॉमा सी बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू z। जैसे ये हुआ तो therefore बोल देना therefore r is transitive। ठीक है, ये हो गया। तो आप फिर लास्ट में लिख देना कि hence R is an equivalence relation। यहाँ पे वैसे उसने पूछा नहीं है इक्विवेलेंस का, बट मैंने फिर भी लिख दिया है, आपको ट्रांजिटिव पे छोड़ देना है, क्योंकि उसने पूछा था कि ये बताओ कि जो गिवन रिलेशंस हैं इनमें कौन कौन से रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। इसमें भी उसने ए बी सी डी ई अलग अलग पार्ट्स दे दिए हैं। रिलेशन क्या बोल रहा है, रिलेशन आर in the set A of human beings in a town at a particular time given by। ठीक है, अब ये क्या है, जो रिलेशन दे रखा है वो आपको ह्यूमन बीइंग्स के बीच का रिलेशन दे रखा है। आई एम सॉरी, ये गिरती रहती हैं चीजें ऐसे। चलिए फिर देखते हैं फिफ्थ पार्ट का ए पार्ट। R is equals to x comma y such that x and y work
same place। देखिए इस पे प्रूफ करने वाला कुछ नहीं है, बस इसमें रीजनिंग वगैरह देनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे मैथमेटिकल प्रोसीजर्स कुछ ज्यादा होंगे नहीं। चलिए फिर देखते हैं। तो x y, x एंड y वर्क टुगेदर, मतलब कि एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो देखते हैं। मुझे बताइए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है कि जो सेम चीज है, जैसे कोई एलिमेंट ए है वो खुद से ही रिलेटेड है। मुझे बताइए अगर मैं कहीं पे काम करता हूं, ठीक है, तो मैं खुद से रिलेटेड होऊंगा कि नहीं होऊंगा? क्योंकि अगर मैं कहीं पे काम करता तो मेरा जो सेल्फ है वो भी तो वहीं काम कर रहा है, तो जो ए होगा वो खुद से ही रिलेटेड होगा। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग जो क्या कर रहा है, किसी ऑफिस, पर्टिकुलर ऑफिस में काम कर रहा है, वो क्या होगा, अपनी ही जगह पे काम करे, खुद से रिलेटेड होगा ही होगा। मैं यहाँ ये चीज समझा नहीं पा रहा हूँ, बट मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। मैं यहाँ सीधे लिखूंगा आर इज रिफ्लेक्सिव as x and x will obviously work at the same place। This implies x comma x belongs to R। ठीक है, ये हुआ for every x belongs to A। A सेट मान लेते हैं, A ही बोला उसने, हाँ, सेट A ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, B अब क्या बोलते हैं, सिमेट्री देख लेते हैं। तो मुझे बताइए अगर x कॉमा y दोनों सेम प्लेस में काम करते हैं तो y कॉमा x भी क्या सेम प्लेस में काम करेंगे? तो क्या बोले अब, तो इफ x and y work at the same place, then y and x also work at the same place। So this implies x comma y belongs to R and y comma x belongs to R for every x comma y belongs to A। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, R is symmetric। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ही, हम सॉरी, अब ट्रांजिटिविटी की बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो a कॉमा सी भी क्या होगा, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे अंडर रिलेशन r। तो मुझे बताइए कि कोई तीन लोग हैं x, y और z, अगर ये दोनों सेम प्लेस में काम करते हैं, सेम प्लेस एस पी, ठीक है, और ये दोनों सेम प्लेस में काम करते हैं, तो इनडायरेक्टली क्या x और z भी क्या करेंगे, सेम प्लेस में काम नहीं करेंगे। जब ये दोनों भाई पैरेलल लाइंस वाला केस हो गया कि एक लाइन इससे पैरेलल, ये लाइन इससे पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली ये लाइन भी इससे पैरेलल हो जाती है। वही सेम केस है यहाँ पे भी कि x y के साथ एक ही जगह पे काम करता है, y z के साथ एक ही जगह पे काम करता है, तो ऑटोमेटिकली x z के साथ भी एक ही जगह पे काम करता है। तो आप ये भी लिख देना, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, अगर इतना लिखा ही है तो आगे भी लिख देते हैं। इफ x and y work at same place, then also y and z work at same place, then x and z will work at the same place।
तो इसके नीचे लिख देना therefore this relation is also transitive। ठीक है, तो हमने तीन दिखा दिए, तो इस पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो कर लीजिए इसको भी नोट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जो बाकी के इसके पार्ट्स है ना ABCDE, ए वाला पार्ट तो मैंने वैसे लिखवा ही दिया है, बाकी सारे मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। ठीक है, तो आप वैसे ही सुन लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा लिखने वाली कुछ बात है नहीं और मुझे भी मजा नहीं आ रहा है ऐसे लिख के ना स्टेटमेंट्स। तो देखिए बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि आर सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। चलिए फिर, अगर ये रिफ्लेक्सिव तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि एक्स अगर एक लोकेलिटी में ही रहता है, एक ही लोकेलिटी में रहता है, तो ऑब्वियसली वो खुद से रिलेटेड होगा ही होगा। तो इसमें कोई हमारी बहस करने वाली बात नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि अगर इसे सिमेट्री वाला बनाना है, तो अगर x और y एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, तो y और x भी तो एक ही लोकेलिटी में रहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक भी होगा। फिर आगे देखें कि अगर ट्रांजिटिव दिखाना है, तो अगर x और y सेम लोकेलिटी SL सेम लोकेलिटी में रहते हैं और y और z सेम लोकेलिटी में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली x और z भी तो सेम लोकेलिटी में रहेंगे, है ना। तो ये जैसे ही हुआ तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाता है। तो इसीलिए ये तीनों है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये आप लिख लेना अपनी शब्दों में। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए सी वाला पार्ट देखते हैं, r is equals to xy in which x is exactly 7 centimeter taller than y। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि x या खुद से रिलेटेड हो सकता है, कि मतलब x खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला है, रिफ्लेक्सिव। तो इसमें आप लिख देना कि जो x है या जो भी कोई आदमी होता है वो खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं हो सकता, ये लिखोगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होने वाला है। फिर नेक्स्ट में सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री भी नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर x और y रिलेटेड है तो इसका मतलब होगा कि x क्या है, y से 7 सेंटीमीटर टॉल है। बट सिमेट्री के हिसाब से y और x भी रिलेटेड होने चाहिए, कि अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, मतलब कि ये x की हाइट, ये y की हाइट है ना, ये 7 सेंटीमीटर टॉल है, तो क्या y भी x से 7 सेंटीमीटर टॉल होने वाला है? नहीं होने वाला है, वो 7 सेंटीमीटर शॉर्टर होगा। तो इसीलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला है। चलिए फिर आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर ट्रांजिटिविटी देखते हैं। अगर मुझे बताइए x y से 7 सेंटीमीटर टॉल है, y से, और y 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे? z से। तो मुझे बताइए क्या x भी z से 7 सेंटीमीटर टॉल होगा? नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो x की हाइट ये है, x की हाइट ये, y की हाइट ये, z की हाइट ये y z से 7 सेंटीमीटर टॉल और x z y से 7 सेंटीमीटर टॉल, तो टोटल जो x हो जाएगा वो z से 14 सेंटीमीटर टॉलर हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं होने वाला है, तो ये तीनों ही नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा कुछ में भी नहीं आता, किसी चीज में भी नहीं आता है। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अब नेक्स्ट वाला वो देखते हैं, डी वाला ऑप्शन नहीं, डी वाला पार्ट, r is equals to xy such that x is wife of y। तो ये रिलेशन मुझे बताइए कि अगर x या खुद की वाइफ हो सकता है या कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी अपने से फिर हो सकता है, इसीलिए क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, कोई भी खुद की वाइफ नहीं बन सकता। चलिए फिर आगे देखते हैं कि सिमेट्री भी देख लेते हैं। एक्स वाई का वाइफ है, अगर एक्स वाई है ना, एक्स वाई कोई एलिमेंट है, तो एक्स क्या होगा, वाई की वाइफ होगा। तो मुझे बताइए वाई क्या एक्स की वाइफ हो सकता है? ऐसा कभी हो सकता है? हस्बैंड और वाइफ ही तो होंगे। हालांकि आजकल हो सकता है, क्योंकि आजकल लॉज वगैरह से पास हो चुके हैं, तो आज पर वो
वो एनसीईआरटी वाले उस लॉ के हिसाब से नहीं देख रहे हैं ये चीज वो नॉर्मल जो हमारा जनरल अभी आज तक होती आई है उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो कोई भी क्या हो सकता है कि मेरी वाइफ है मान लीजिए कोई, ठीक है, तो वो मेरी वाइफ होगी बट मैं उसकी वाइफ नहीं, मैं तो उसका हस्बैंड होने वाला हूँ क्योंकि मैं मेल हूँ वो फीमेल होगी। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज नहीं होने वाली है, सिमेट्री भी। चलिए फिर खैर आगे देखते हैं। फिर x इज फादर ऑफ y, नेक्स्ट वाला रिलेशन, अच्छा सॉरी ट्रांजिटिव भी तो बताना है, तो ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं ऐसे। x y की वाइफ नहीं, ये ट्रांजिटिव होगा। देखो अब क्या है ना, x y की वाइफ है बट यहाँ पे ना y का आगे कोई वो नहीं है, कोई कड़ी है नहीं, ठीक है। तो कड़ी होने की ना होने की वजह से क्या हो जाता है, हर रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि अगर y का भी कोई आगे रिलेशन होता हो सकता है कि x उससे भी रिलेटेड होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रांजिटिव रिलेशन तो होगा क्योंकि x के बाद y की आगे कोई कड़ी आपको नहीं मिलने वाली है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो सेम चीज आती है, कोई भी खुद का पिताजी नहीं हो सकता है ना, हमारे पिताजी हमारे ऊपर होंगे और हम किसी और के पिताजी बनेंगे आगे जाके, तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होने वाला है। सिमेट्री देखोगे सिमेट्री भी नहीं होगी। जो मेरे पिताजी है वो मेरे पिताजी हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी बट मैं उनका पिताजी नहीं हो सकता, तो सिमेट्री हो नहीं सकती, इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला है। फिर ट्रांजिटिव देखें, ट्रांजिटिव देख लेते हैं। एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स भी जेड का फादर होगा नहीं, एक्स जेड का ग्रैंड फादर होगा। ये फादर फादर, तो देखो खैर आपके तो बच्चे होंगे नहीं, तो आप खुद ही बच्चे होंगे, तो आपके दादाजी के बेटे हैं आपके पिताजी, और आपके पिताजी के बच्चे हो आप, तो इन डायरेक्टली आपको जो दादाजी हैं वो आपके दादाजी लगेंगे ना, आपके फादर फिर ना लगेंगे, इसीलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और एक बार आप ये वाइफ वाला भी चेक कर लेना कि ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, आप कहीं और से मतलब गूगल वगैरह से भी चेक कर सकते हैं। चलिए फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू a comma b and where a is less than or equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। कुछ भी नहीं है भाई। तो सेट हमें दे रखा है क्या, r, और रिलेशन क्या दे रखा है, a comma b such that a is less than or equal to b square। तो इसको दिखाना है, तो चलिए शो करते हैं, मतलब देखते हैं क्या है इसमें। तो मुझे बताइए यहाँ पे a हमेशा लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं, तो क्या a अपने ही स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर होगा। तो देखते हैं, मुझे बताइए अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये क्या है छोटा या बराबर है, छोटा ही है, इसीलिए इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप बोलेंगे बढ़िया है, होता है रिफ्लेक्सिव, बोल दो इसे, पर ऐसा नहीं है। फिर आगे देखते हैं, -1 की बात करते हैं। -1 क्या, चलो ये भी तो हो रहा है, 1 के स्क्वायर से छोटा है, -1 के स्क्वायर से तो बिल्कुल छोटा है, ये भी चलो बढ़िया करके हो रहा है। फिर देखिए अगर मैं 1/2 की बात करूं, तो 1/2 क्या, 1/2 के स्क्वायर 1/4 से छोटा है, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये छोटा नहीं होगा, ठीक है। ये होने वाला, इसकी वैल्यू होती है 0.5, उसकी वैल्यू होती है 0.25, तो कौन सा बड़ा, ये बड़ा, इसीलिए 1/2 बड़ा होता है 1/4 नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होगा, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिफ्लेक्सिविटी। लेट अस टेक
1/2 बिलोंग्स टू R, है ना। अब जो 1/2 है वो रियल नंबर्स में ही तो आता है, तो हमने बोला कि चलो 1/2 का वो देखते हैं। तो हियर 1/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। बट 1/2 is not less than or equal to 1/4. This implies 1/2 comma 1/2 does not belongs to R, ठीक है। तो therefore R is not reflexive, ये तो हमने दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, जैसे आप अगर आप वहां पे रुक जाते, आपने 2 का स्क्वायर वगैरह करके देख लिया कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, -1 -2 सबका स्क्वायर कर देख लिया कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, बट आप ये करना भूल जाएंगे तो आप वहां पे उसे गलती से रिफ्लेक्सिव लिख के आ जाएंगे, और जैसे ही रिफ्लेक्सिव लिखा तो जय माता दी, ठीक है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन करो आप ऐसे क्वेश्चन, तो वहां पे आप जल्दबाजी में क्वेश्चन मत करना कि हाँ हमने एक एग्जांपल देख लिया हो गया, कम से कम 2-3 अलग अलग टाइप के एग्जांपल लाओ। जैसे आपने कोई पॉजिटिव इंटीजर, जैसे आर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर उठाया 2 4 उठा लिया, उसका जो भी रिलेशन है सेटिस्फाई करके देखा हो रहा है तो ठीक, चलो फिर नेगेटिव इंटीजर उठा लिया, देखते हैं चलो कि नेगेटिव इंटीजर भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो करके देख लिया तो चलो ठीक है हो रहा है। फिर आप क्या करना कि 0 और 1 के बीच के नंबर्स उठा के देखो, है ना। क्योंकि सारे जो रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं, तो 0.5 उठा लिया, 0.2 उठा लिया, ठीक है। ऐसे नंबर उठाओ और उसके बाद उस रिलेशन को सेटिस्फाई करो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर उसको बोल देना, अगर नहीं आ रहा है तो फिर लिख देना। बट ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको सेट आर दिया होना चाहिए। अगर इंटीजर्स का सेट दे रखा है और आप वहां पे पॉइंट वाले जो नंबर्स हैं उनका वो ट्राई कर रहे हो, तो फिर आप क्या बोलूं मैं, तो इसीलिए इसको जरा ध्यान देके चलना फिर, ठीक है। तो चलिए फिर अभी पहले तो रिफ्लेक्सिव हमने रिफ्लेक्सिव नहीं प्रूव किया इसे, अब सिमेट्री वाला देखते हैं। सिमेट्री होगी, चलिए देखते हैं। 2,3 ले लेते हैं, बड़ा इजी एग्जांपल है। 2 इज लेस देन क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर से 9 से, बट क्या 3,2 भी बिलोंग करेगा, क्योंकि 3,3 नहीं 3,2, क्योंकि ओ ये भी हो रहा है, ठीक है चलो ये भी हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम करेंगे 1/4, 1/2 ले लेते हैं। तो देखो 1/4 तो हमारा लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर से होता ही है, तो 1/4 विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/4, है ना। यहाँ पे लेस देन तो नहीं है, बट इक्वल टू का वो सेटिस्फाई कर रहा है। बट क्या 1/2 1/4 बिलोंग करेगा, क्योंकि 1/2 इज नॉट लेस देन 1/4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/16, क्योंकि 1/2 बड़ा होता है 1/16 से। तो यहाँ पे जो ये फ्रैक्शनल वाले नंबर्स है ना, यही काम को खराब कर रहे हैं। तो चलिए मैं प्रॉपर्ली लिख के दिखाता हूँ आपको। सिमेट्री क्या बोलती है, पहले तो आपको ये ध्यान में आ जाना चाहिए। सिमेट्री बोलती है कि अगर a कॉमा बी उसको बिलोंग करता है, आर को बिलोंग करता है, तो बी कॉमा ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो हमने बोल दिया, चलो हमने बोला कि जो 1,4 है, 1/4 1/2 है, वो बिलोंग करता है आर को। कैसे, देखो 1/4 क्या 1/2 के स्क्वायर के बराबर या छोटा होता है। यहाँ पे 1/as इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर से, इज इक्वल टू 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। यहाँ पे देखो इक्वालिटी वाला वो प्रूफ हो जाता है, तो इसीलिए जो 1/4 1/2 है वो आर को बिलोंग करता है। बट अगर देखें, बट 1/2 1/4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों नहीं बिलोंग करता है, क्योंकि अगर 1/2 को हम लेस देन और इक्वल टू लिखें 1/4 के होल स्क्वायर से, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/16 हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि 1/16 छोटा होता है 1/2 से, इसीलिए देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो इसीलिए ये कर लेना। मैं भी यहाँ पे थोड़ा कहीं और चला गया था, तो कोई नहीं, अभी मैंने सही कर दिया, तो आप भी ये कर लेना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिविटी,
ट्रांजिटिविटी को भी प्रूव करना है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 कॉमा माइनस टू बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू माइनस टू का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। फिर माइनस टू कॉमा माइनस वन ले लेते हैं, विल बिलोंग टू आर। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो माइनस टू क्या होता है, इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन के स्क्वायर के, ठीक है। माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू वन, है ना, ये हो गया। तो इसलिए दोनों सिचुएशन सेटिस्फाइड है, बट 2 कॉमा माइनस वन, क्योंकि देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि a कॉमा बी अगर r को बिलोंग करता है और b कॉमा c अगर r को बिलोंग करता है, तो a कॉमा c भी r को बिलोंग करना चाहिए, डज नॉट बिलोंग टू r। क्यों होगा ऐसा, देखो 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू माइनस वन के स्क्वायर के, क्योंकि 2 विल नॉट बी लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं रहता। तो ये आप कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सोचना थोड़ा ज्यादा पड़ रहा था, इसीलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल्स टू ए बी such that b is equals to a plus 1 is symmetric, reflexive, symmetric और transitive। चलिए सेट हमें दे रखा है a, मान लेते हैं सेट को 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रिलेशन हमें दिया है a कॉमा b सच दैट b इज इक्वल्स टू a प्लस 1, ये रिलेशन है। हमें इसके अंदर देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो मुझे बताइए कि अगर r रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं, अब आपको पता है कि अगर मैं लेट अस टेक 1,1, ठीक है, ये 1,1 ही ले लेते हैं। मैंने अभी जानबूझ के वो नहीं किया है, इसको बिलोंग्स टू आर नहीं लिखा है, क्योंकि ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि 1 शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। बी की जगह पे भी 1 ही आएगा, ए की जगह पे भी 1 ही आएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है क्या, तो ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा दिस इंप्लाइज 1,1 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ये हमें समझ में आ गया, तो लिख लेना इसको। फिर सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री देखने के लिए अगर हमें a कॉमा बी, तो यहाँ पे देखो 1,2 बिलोंग्स टू R है ना, बट क्या 2,1 भी R को बिलोंग करेगा, देख लेते हैं। तो b है हमारा यहाँ पे, b इज इक्वल्स टू 2 है, तो a प्लस 1 इज इक्वल्स टू, देखते हैं क्या आएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, दिस इंप्लाइज, तो यहाँ पे ये चीज हो चुकी है। पर अगर हम देखें 2,1 की बात करें, तो b हमारा जाता है 1 और a प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3, तो दिस इंप्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू, नहीं पहले थोड़ा सा और लिख देते हैं वरना अच्छा नहीं लगेगा ऐसी जिंदगी में। दिस इंप्लाइज b इज नॉट इक्वल्स टू a प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r एंड देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये भी आप लिख देना, आपको समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि 1,2 तो r को बिलोंग कर रहा है, आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पे कि b की वैल्यू भी 2 आ गई, a प्लस 1 की वैल्यू भी 2 आ गई, यहाँ पे लिखा है कि b शुड बी इक्वल टू a प्लस 1। बट जैसे हमने 2,1 चेक किया, तो b की वैल्यू देखो यहाँ पे है 1 और a प्लस 1 की वैल्यू है 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3, और b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू, तो इसीलिए ये r को नहीं बिलोंग करने वाला। ट्रांजिटिविटी देख लेते हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या करना है, अगर देखो यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू r है, ठीक है, फिर 2,3 भी r को बिलोंग करेगा, है ना,
बट यहाँ पे 1,3 आपको ये तो समझ में आ गया वो कैसे होगा। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, b इज इक्वल्स टू 2 है, a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 है विच इज इक्वल्स टू 2, तो दोनों इक्वल है। b इज इक्वल्स टू 3 है, a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 है, 3 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 है विच इज इक्वल्स टू 3, तो दोनों इक्वल आ गए। बट 1,3 की बात करें अगर, b इज इक्वल्स टू 3 और a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे दिख रहा है कि b इज नॉट इक्वल्स टू a प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो इसके नीचे लिख देना r इज नॉट ट्रांजिटिव आल्सो। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या बोल रहा है। शो दैट द रिलेशन r इन r मतलब कि रिलेशन का नाम भी r है और किस में है, वो r में है, मतलब r रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, इज डिफाइंड एज r इज इक्वल्स टू a कॉमा b, a इज लेस देन इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स r पे डिफाइंड, फिर r की वो दे रखी है, रिलेशन दे रखा है आपको a कॉमा b सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b, ये हमें रिलेशन दे रखा है। हमें प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव भी होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो कैसे करना है ये देखते हैं, रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी देखने को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो अगर a कॉमा a की बात करेंगे तो क्या होता है, a कॉमा a की बात करेंगे, हम यहाँ पे बोलते हैं लेट a बिलोंग्स टू कैपिटल R। ये a बिलोंग्स टू कैपिटल R का मतलब क्या है कि जो रियल नंबर्स का सेट है उसको बिलोंग करता है, a कोई एक रियल नंबर है, तो a इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a, है ना। तो यहां से हमें पता है कि लेस देन तो अलग चीज है, ये इक्वल टू भी तो दे रखा है, तो a के इक्वल होता है, दिस इंप्लाइज a कॉमा a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो देयरफॉर r जो r है वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है, तो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। और r इज रिफ्लेक्सिव। चलिए फिर ये भी हो गया। फिर सिमेट्री देखते हैं। सिमेट्री हमें प्रूफ नहीं करनी है, मतलब कि उसको डिसप्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं इफ नहीं, लेट अस टेक हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया r का, 2,3 r को बिलोंग करता है क्योंकि 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट 3 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 2, ऐसा होता है क्या? 3 क्या 2 से छोटा है, बराबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर दिस इंप्लाइज 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे हमें दिख गया है कि 2,3 तो r को बिलोंग कर रहा है, बट 3,2 r को बिलोंग नहीं कर रहा है। देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये हो गया। सिमेट्री भी हमने वो कर दी डिसप्रूफ। ट्रांजिटिविटी को प्रूफ करना है। देखिए ट्रांजिटिविटी, देखो मैंने बोला था ना, जब भी आपको कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो आपको जनरल एलिमेंट लेना पड़ता है, बट कोई भी चीज आपको डिसप्रूफ करनी होती है तो कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लो, उससे काम बन जाएगा। अब दोबारा ट्रांजिटिविटी को आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई जनरल एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। हम बोलेंगे लेट a comma b belongs to r and b comma c belongs to r for every a b c belongs to r। ठीक है, ठीक है, ये हुआ। अब क्या कर देंगे,
तो ए यहां पे मिलेगा, दिस इंप्लाइज ए इज लेस और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस और इक्वल टू सी। तो देखो अगर आप अपने बड़े भाई से छोटे हो और आपका बड़ा भाई उसके बड़े भाई से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने सबसे बड़े वाले भाई से छोटे हो जाओगे। तो वही वाली बात आती है कि दिस इंप्लाइज ए इज लेस और इक्वल टू सी, और दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जैसे ये हुआ तो हम लिख देंगे कि आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो चलिए फिर आज के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए और ये जब थोड़ा सा बच्चों को बोरिंग भी लगता है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट छोटी बनती नहीं है, हर बार 30 मिनट से ऊपर ही जाता है। चलिए कोई नहीं, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी सारे बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।